सही है। अच्छा देखिए हमारे पास जो है वो अ, हम अपना टॉपिक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने इम्पैक्ट का तज़किरा कर रहे थे, इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज़। चाहे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक हेडिंग डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर, चाहिए रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। आज जो हम इम्पैक्ट का तज़किरा कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो है एग्रीकल्चर का। कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का कैसा असर है? क्या होता है एग्रीकल्चर की बगैर? चाहे क्या कोई असर है भी या नहीं है? क्या कहते हैं आप लोग? कोई जवाब देना चाहेगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर इसका कैसा असर है? सर इसमें अच्छा असर है कि हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्निकल जदीद हमें मिलता है कि हम कैसे सीड्स कैसे अपनी प्लांटेशन जल्दी उगा सकते हैं, मौसम नहीं होता फिर भी हम उसमें उगा सकते हैं, इससे फायदा होता है। सही है। अच्छा देखें हमारे पास जो है वो हमें यही इसका फ़ायदा जो है वो होता हुआ हमें नज़र आता है। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर बेनिफिट्स की, सही कि एग्रीकल्चर को कैसे बेनिफिट्स हैं? तो एग्रीकल्चर बेसिकली खेती-बाड़ी, काश्तकारी करना हमारे पास इससे क्या है कि हम इसकी मदद से हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी है दुनिया में, वो किस तरह की है। चाहे वो कैसे अपनी जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं और कैसे अपनी कॉस्ट को कम से कम करते जा रहे हैं। सही क्या क्या तरीक़ेकार है उन्होंने क्या अपनाया? जैसे जदीद बीजों का इस्तेमाल है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल है या मशीनरीज़ का इस्तेमाल है। चाहे तो वो कौन-सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और जिसके नतीजे में उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। प्लस हमारे पास जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे पास। क्लाइमेट हमारे पास कैसा है? क्या क्लाइमेट हमारे पास सूटेबल है, नहीं है? क्लाइमेट में किस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आगे फेस करने को पड़ सकती हैं? क्या बारिश होगी, नहीं होगी? ये सारी चीज़ें हम जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है वो गेट कर पाते हैं। हम जदीद मेथड्स को, जदीद तरीक़ेकार को सीख पाते हैं आईटी की मदद कि दुनिया के जो ममालिक हैं, उनमें उस प्रोडक्ट को कैसे काश्त किया जा रहा है, कैसे वो अर्निंग कर रहे हैं। सही, कैसे बगैर मौसम के वो फसलों को काश्त कर पा रहे हैं, यानी फसल जो है वो काश्त हो रही है हमारे पास बगैर मौसम के, यानी उसका मौसम नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, उसको काश्त कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा तरीक़ेकार किया उन्होंने कि उस जगह को जो है वो काबिल काश्त बना लिया उन्होंने और उस जगह पे बगैर मौसम के वो काश्त हो पा रही है। या ऐसी जगहें जो रेगिस्तानी इलाके हैं, चाहे उनमें वो कैसे काश्त कर पा रहे हैं आज? क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? चाहे फिर किस तरह नई डेवलपमेंट हो रही है। नई फसलों की या नई प्रोडक्ट्स की जो दुनिया में मुतारिफ कराई जा रही है जेनेटिक मिक्सचर्स के तौर पे मिक्सिंग करके मुख्तलिफ चीज़ों को, तो वो कैसे आ रही हैं, वो क्या चीज़ है? सही या एक फसल के साथ वो दूसरी कौन-सी फसल को काश्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे एक छोटी एग्ज़ाम्पल हम जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, तो हम जब देखते हैं जापान के अंदर, चाहे जापान में जो है वो जापान वाले जब चावल की काश्त करते हैं, चाहे तो चावल के पौधे के अंदर जो है पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है खेत के अंदर, यानी चावल का जो खेत है उसके अंदर पानी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं जापान के अंदर जो है वो बारिशें वैसे ज़्यादा होती हैं जापान में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं खेत के साथ जो है वो उसी खेत में जहाँ पे चावल का खेत बनाया उन्होंने, फिश फार्मिंग भी कर लेते हैं वो, मछलियों को पाल लेते हैं वो अपने साथ। चाहे और जब वो फिश फार्मिंग करते हैं, तो फिश फार्मिंग के नतीजे में होता क्या है कि वो एक साथ एक ही फसल से 2-2 प्रोडक्ट हासिल कर पा रहे होते हैं। यानी एक तरफ तो वो चावल भी हासिल कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो फिश फार्मिंग की है, वो मछलियाँ भी वो हासिल कर पा रहे हैं और उसको बेचकर अर्निंग कर पाते हैं। सही या अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमें फ़ायदा होता है कि हम चीज़ें सीख पाते हैं और उसको मँगवा कर अपने पास इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं कि वो कैसे हुआ, क्या उन्होंने किया, उनके बेनिफिट्स क्या रहे। ये सारी चीज़ें हम आईटी की बदौलत हासिल कर रहे होते हैं। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा फिर बिज़नेस एंड इंडस्ट्री हमारे पास। बिज़नेस एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिज़नेस एंड इंडस्ट्री में हम ये देखते हैं कि हमारे पास आईटी का बिज़नेस और इंडस्ट्री के ऊपर कैसा असर है। और बिज़नेस और इंडस्ट्री के असर की अगर हम बात करें तो बेटा हमें नज़र आता है कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी में चेंज आया, उसकी वजह से हमारा बिज़नेस सेक्टर ग्रो कर गया। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि फिर बस अगर इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा-सा पुराने दौर में चले जाएँ, सही तो आप इस बात को आसानी से समझ सकेंगे। यानी अगर मैं कहूँ आप 90s के दौर में, फिर बस हम ये कहते हैं कि हमारे समीर भाई हैं, सही और समीर भाई जो हैं वो 90 के दौर में मौजूद हैं।
और समीर उस वक्त जो है वो कोई कारोबार रन कर रहे थे, कोई बिजनेस था इनका भी। बस ये जो है ये मार्कर बनाने की जो फैक्ट्री है वो इनकी थी। ये मार्कर बनाने की जो फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने। इनको मार्कर के लिए जो है वो नई मशीन चाहिए, ये मार्कर की प्रोडक्शन के लिए नई मशीन चाहिए, इंपोर्ट करनी है इनको। तो इन्होंने लोगों से पता किया कि यार ये जो मशीन है मुझे कहाँ से मिल जाएगी। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई मशीन जो है तुम्हें वो 3 कंट्रीज से मिल सकती है। बिलपर्स तुम्हें जो है वो जर्मनी से मिल सकती है, तुम्हें जो है वो कोरिया से मिल सकती है, और तुम्हें जो है वो जापान से मिल सकती है। या तो जापान चले जाओ, या तुम जो है वो कोरिया चले जाओ, या तुम जो है वो जर्मनी चले जाओ। तो तुम्हें 3 कंट्रीज में से किसी एक कंट्रीज में जो है ये मशीन मिल जाएगी। तो इसने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा करूँ मैं कि मैं जर्मनी चला जाता हूँ। जब मैं जर्मनी चला जाऊँगा तो वहाँ से मैं जो है वो यूरोप भी घूम सकूँगा, और इस तरह मेरा यूरोप का भी टूर हो जाएगा आसानी से। तो मैं जर्मनी जाता हूँ। इसने जर्मनी के लिए जो है वीज़ा प्रोसेस के लिए भागना शुरू किया। अच्छा, अब मैं कहूँ वीज़ा प्रोसेस के लिए, जब ये 90s के दौर में जब वीज़ा प्रोसेस के लिए जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है खुद जाएगा, लाइनों में लगेगा, सारे काम करेगा। उस अरसे में इसका फैक्ट्री का काम सफ़र करेगा। खैर, इसको मैं कहूँ 1 हफ्ते में वीज़ा मिल गया, और ये जो है वो इसकी फ्लाइट वगैरह बुक करके ये साहब जो है वो जर्मनी पहुँच गए। अच्छा, जब ये जर्मनी पहुँचे वहाँ पर, जर्मनी के जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ से इनको होटल जाना है। फिर वहाँ से सर्चिंग करनी है कि वो जो है वो मशीन जर्मनी के किस शहर के अंदर, किस इलाके में, किस जगह पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये वहाँ तक जाएँगे। उसमें होटल का खर्चा भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होगा, रहने-पीने का, खाने-पीने का भी खर्चा होगा। अब बिलकुल ये ढूँढते-ढाँढते जो है वो जर्मनी के अंदर जो है ये वहाँ पहुँच गए, और जर्मनी के अंदर जब ये वहाँ पहुँचे तो उस फैक्ट्री तक पहुँच गए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जहाँ पर जो है वो मशीनें बनाई जा रही हैं मार्कर की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने जब मशीन देखी तो पता चला कि मशीन जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की। कितने की है? 1.5 करोड़ रुपए की। चाहे इनके पास 1 करोड़ रुपए चाहिए और मशीन है 1.5 करोड़ रुपए की। क्या इनका जाना फ़ायदेमंद हुआ या बेकार हो गया? बेकार सर हो गया। बेकार भी नहीं कहेंगे सर, अ, ना फायदेमंद बेकार ले सकता है, क्या कह रही हो? बेकार नहीं है? लोन ले सकता है बेटा सर, ना दूसरे मुल्क फायदेमंद में है ना बेकार है, लेकिन लोन ले सकता है। दूसरे मुल्क में जर्मनी में लोन मिल जाएगा इसको? इजी पैसा से मंगवा ले अपने घर से। बेटा 90 की बात कर रहे हैं, 1990 की। नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं नहीं बेकार मिलेगा रहा सर। तो बेकार रहा। और ये इधर तो है ही 1990 में नहीं इजी सर, पैसा बेकार नहीं तो है। हो गया वो जर्मनी नहीं, में। ना इजी पैसा है वहाँ पर। 1990 में बेकार हो गया ना, जाना ख्वारी हो गई, चाहे टाइम जाया हाँ, जब तो बेकार हो गया। चाहे समीर भाई का जाना बेकार साबित हुआ वहाँ पे। चाहिए सर अब कहीं और अगर ये वहाँ पे घूम फिर के वापस पूरी भी आ जाए, जर्मनी हमारे कोई भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी समीर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर पूरे जर्मनी में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री होगी क्या? नहीं, एक इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आपकी खरीद से दूर है। चाहिए आप जो है वो आपके पास जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो चल रही है, बिल्कुल मैं कहूँ 1,45,00,000 रुपए की है, 1,40,00,000 रुपए की है, 1.5 करोड़ रुपए की जो आपको मशीन पसंद आ रही है, लेकिन आपके पास तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं कहूँ आपके पास 10 लाख रुपए भी कम होते तो आपका जाना क्या हो जाता? बेकार साबित होता, आपका किसी का फायदा नहीं होता। सही, तो आपके पास तो 1 करोड़ रुपए थे, आपका वहां पे जाना, आपका टाइम पीरियड सारा जाया हुआ, आप वहां से घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। सही, और जब आप घूम फिर कर वापस आ जाएंगे तो वो जाना आपके लिए बेकार साबित होगा। सही, अच्छा अब मैं कहूँ इसमें भी आपको कम से कम 1 महीना आपका कारोबारी मामला सफर करेंगे। 1 महीने बाद जब आप वापस पहुंचेंगे तो आपको इस बात का डर होगा कि आपकी जो फैक्ट्री के मामला हैं, सही है, आपके जो कंपनी के मामला हैं वो कौन देख रहा होगा, कौन उसको देखेगा, कौन उसको जो है पीछे लुक आफ्टर करेगा। बिल्कुल आप अपने कजन को देकर चले गए थे या अपने भाई को देकर चले गए थे, तो उस सूरत में आपके कारोबारी मामला के नुकसान होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ अगर मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल को चेंज करूँ, मॉडिफाई करूँ, और मैं कहूँ कि भाई समीर भाई वहां गए थे और वहां पर 1.5 करोड़ रुपए की मशीन थी और समीर के पास 2 करोड़ रुपए थे, और समीर ने क्या किया, मशीन पसंद आ गई समीर को, और समीर ने कहा भाई मैं मशीन में खरीद रहा हूँ, इस मशीन को मैं बाय कर रहा हूँ। तो समीर ने क्या किया, वहां पे 2 करोड़ रुपए की मशीन बाय कर ली। सही, अब जब बाय की तो अब यहाँ पर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। अब नई कहानी क्यों शुरू हुई? समीर ने 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, अब समीर प्रोसेस करेगा, वहां पे ढूंढेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसको जर्मनी से पाकिस्तान तक पहुंचा सके। सही है, अब ये बहरी जहाज के जरिए कैसे आएगा, क्या तरीकेकार है, कहाँ पर बुकिंग करनी है, ये सारा इसके चक्कर में भाग दौड़ करेगा, प्रोसेस करेगा।
बिल्कुल मैं कहूँ समीर ने वहां पर इसको जहाज पर लोड करा दिया, चाहे पानी के जहाज पर लोड करा दिया कि मैं पाकिस्तान में रिसीव कर लूंगा। चाहे इस प्रोसेस में समीर को 2 महीने लग गए वहां पे, चाहे यानी पूरा यहाँ से जाना और वहां रहना और फिर उसके बाद प्रोसेस कराना 2 महीने लग गए। और समीर 2 महीने में यहाँ 2 महीने बाद समीर जो है वो वापस अपने कराची वापस आ गया। सही है। जब कराची वापस आया बिल्कुल यहाँ पर पहुंचते-पहुंचते हम ये अगर अज्यूम करें कि 1 महीना लगेगा जहाज को कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज होने में, जिसपे समीर का सामान आ रहा है। अब 1 महीने बाद जब मशीन समीर रिसीव करने जाएगा तो भी टाइम सफर करेगा, चाहे काम लगेगा उसके अंदर और ज़ाहिर-सी बात है कारोबारी मामला छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर मशीन यहाँ आ गई, तो यहाँ आने के बाद अब इसको चाहिए ट्रेनर, अब इसको लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो मशीन को चलाना जानते हो। नई मशीन है क्योंकि हमारे वर्कर्स तो जानते नहीं है। अब या तो मशीन की ट्रेनिंग खुद समीर सीख कर आया हो या किसी ऐसे बंदे को हायर करे जो मशीन चलाना जानता हो, इंस्ट्रक्टर हायर करे जो आकर हमारे लोगों को सिखाए कि मशीन चलेगी कैसे। तो ये भी क्या हो गया, एक टेंशन की बात हो गई समीर के लिए, चाहिए और समीर को जो है वो हर्डल रिक्वायर्ड हो गया। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट आज के दौर की बात करें, हम कहें भाई आज अगर समीर जो है वो एक मशीन खरीदना चाहता है, तो आज अगर समीर मशीन खरीदना चाहता है तो समीर क्या करेगा? समीर ने अगर दोस्तों से पूछा कि भाई वो मशीन कहाँ मिलती है, तो दोस्त कहेंगे यार तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च कर लो। चाहिए तो समीर क्या करेगा, अपने ऑफिस के अंदर बैठे-बैठे ही फारिग टाइम के अंदर वो नेट पर जाकर सर्चिंग करेगा, तो सर्च करने से उसको पता चल जाएगा कि कोरिया के अंदर या जापान में या हांगकांग में या जर्मनी में या यूरोप के किसी और कंट्री के अंदर जो है वो मशीनें कहाँ-कहाँ बन रही हैं, जो मार्कर की मशीनों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। अब समीर क्या करेगा, उनसे कोटेशंस मंगवाएगा, उनके प्राइस सर्च करेगा, उनकी वेबसाइट्स पे जाएगा, उनको ईमेल करेगा और कहेगा कि भाई बताइए मशीन कितने की है। बिल्कुल वो मशीन कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए की है। चाहिए तो समीर क्या करेगा, समीर कहेगा भाई कोई डिस्काउंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ये चीज मुझे अगर मैं ऑर्डर बुक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर कैसे मिलेगी, ये मशीन वर्क कैसे करती चलती कैसे, मुझे चलाकर जो है वो देखनी है ये मशीन। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई आप इतनी टेंशन ना लें, इसके हमने ट्यूटोरियल जो है वो डाले हुए हैं हमारी, आप यूट्यूब की वेबसाइट पे यूट्यूब के पेज पर चले जाएं, सही है, हमारी वेबसाइट के ऊपर देखेंगे वीडियोस पड़ी हुई है, आप उन वीडियोस को देखें और उन वीडियोस की मदद से जो है वो आप देखें मशीन कैसे रन कर रही है, कैसे प्रोडक्शन करती है, इसकी एफिशिएंसी कैसी है, कस्टमर फीडबैक जो जिन लोगों ने हमसे बाय किया उनका फीडबैक कैसा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब समीर अगर यहाँ पर बैठे-बैठे ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर बुक करता है, सही है, और कहता है कि भाई मुझे जो मशीन जो है वो आप मंगवा दें, मैं ये मशीन खरीदना चाहता हूँ, बिल्कुल 1.5 करोड़ रुपए मैं आपको पेमेंट कर दूंगा और मुझे ये मशीन चाहिए और ये मशीन जो है मेरी फैक्ट्री पर पहुंचनी चाहिए, मैं खुद जाकर रिसीव नहीं करूंगा, मुझे फैक्ट्री तक पहुंचाए। तो वो क्या करेंगे, वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो फैक्ट्री तक मशीन को पहुंचाएंगे, चाहे समीर को फैक्ट्री छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम किसकी बदौलत हुआ है? ये सारा काम आईटी का। अब इसमें बच क्या गया, इसमें समीर का टाइम बच गया। 3 महीने लगे थे, बिल्कुल अगर मैं कहूँ 2 महीने तो समीर को ढूंढने में और तलाश करने में और वीजा प्रोसेस में लगे, सही, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद 3 महीने बाद वो मशीन जो है वो यहाँ तक पहुंची। अब क्या होगा, अब क्योंकि इसने ऑनलाइन बुकिंग की है, ना ही अपनी फैक्ट्री छोड़कर गया, ना अपना ऑफिस छोड़कर गया, ना इसको इस बात की टेंशन की कोई मुझे धोखा दे देगा, ना इसका कारोबारी एग्रीमेंट सफर में जा रहे हैं, ना इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, ना इसका वहां रहने का खर्चा लग रहा है, सारी कॉस्ट इसकी भरी हुई, सही है, और जल्द से जल्द इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बिल्कुल आज अगर इसको समझ में आ जाता है या 2 दिन में समझ में आ जाता है, 1 हफ्ते में समझ में आ जाता है, जो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस करने के नतीजे में अगर मैं कहूँ ट्रांसपोर्टेशन पे जो टाइमिंग दरकार है, अगर हम कहें मैक्सिमम 1 महीना लग रहा है, तो 1 महीने बाद इसकी प्रोडक्ट इसके पास फैक्ट्री में आ जाएगी, इसको खुद छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आईटी की वजह जो है बिजनेस सेक्टर ग्रो कर गया, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं, जल्दी ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहिए ऑर्डर प्लेसमेंट तेज हो गई है, चाहिए बिजनेस सेक्टर ग्रो कर रहा है, इससे पॉसिबल किसकी बदौलत हो रहा है, आईटी की बदौलत हो रहा है। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद है बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है और उसमें हमारी ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है, चाहिए तो उसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो उसकी ग्रोथ है वो कैसे है हमारे पास। और उसकी ग्रोथ के ऊपर जाऊं मैं अगर, तो हम ये देखते हैं, अब इस बात को भी आईटी के हवाले से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा अगर मैं कहूँ पुराने दौर की हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने 90s के दौर की बात की, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो 90s के दौर के अंदर हमारे पास जो है या 2000 से अब की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग क्लास
मुन्ना कुछ कहना चाह रही है? नो सर। अच्छा, हमारे जो बैंकिंग आवर्स थे बेटा, वो थे सुबह 9 से 12 बजे तक के। बैंक 12 बजे बंद हो जाते थे, यानी 12 बजे अगर आप बैंक में इंटर हो गए तो आपका काम हो जाएगा 1 बजे तक। लेकिन अगर आप बैंक में इंटर नहीं हुए तो बैंक का गेट बंद हो जाएगा और फिर आप काम नहीं कर सकते। और जुम्मा या इतवार जो है 2 दिन छुट्टी होगी हफ्ते की, या जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन जो है वो बैंक ओपन नहीं होगा, सही, और आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, सही। ये सारा तरीकेकार था। लोगों को बड़ा सफर करना पड़ता था, सही। फिर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक बैंक आया जिसको हम कहते हैं सिटी बैंक, सही। और सिटी बैंक ने आने के बाद क्या किया कि बैंकिंग आवर्स बढ़ा दिए। बैंकिंग आवर्स 5 बजे तक की कर दी। जब 5 बजे तक की है तो बाकी तमाम बैंक्स को भी कंपटीशन की वजह से अपने टाइमिंग आवर्स बढ़ाने पड़े। फिर आईटी की बदौलत उन्होंने हमारे पास जो इदारे आए उन्होंने क्या किया, ई बैंकिंग का आगाज किया। हमारे पास एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स मुतारिफ किए, और आज बैंकिंग आवर्स जो है, बैंकिंग वर्किंग आवर्स जो है वो 24/7 है, यानी हफ्ते के 7 दिन बैंक्स काम कर रहे होते हैं, सही। यानी अगर मुझे पेमेंट करनी है, मुझे पैसे निकालने हैं, सही, मुझे हफ्ता है, इतवार है, स्ट्राइक है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं किसी भी वक्त बैंक से एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकता हूँ, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। मैं ऑनलाइन अपना अकाउंट कनेक्ट करके कनेक्ट करके किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। चाहे पहले क्या होता था, पहले अगर आप जो है बिल्कुल, मेरा एचबीएल का अगर अकाउंट था, सही, और मैंने जो है वो अगर अली भाई को मैंने जो है वो चेक काट कर दिया, और अली का भी एचबीएल का अकाउंट है, लेकिन अली का बिल्कुल वाटर पंप ब्रांच है और मेरी जो है वो गुलबर्ग ब्रांच है, सही। अली की वाटर पंप है और मेरी गुलबर्ग ब्रांच है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो चेक है वो ले जाकर 90s के दौर में अगर ये करता तो उसको जाकर अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, और फिर वो क्लियरेंस प्रोसेस में जाएगा, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे कि वो पेमेंट इसके अकाउंट में आएगी, सही। लेकिन आज क्या है, आज ऑनलाइन बैंकिंग की बदौलत, आज जब आप अगर सेम बैंक अकाउंट्स होते हैं, यानी सेम बैंक के जो है ब्रांचेस चाहे अलग अलग मुल्क के अंदर, एचबीएल की कहीं की भी कोई ब्रांच हो आपकी, सही, लेकिन एचबीएल का ही अगर अकाउंट है आपका, तो होगा क्या कि आपने यहाँ चेक देना है और फौरन ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सही। वो क्लियरेंस प्रोसेस में नहीं जाएगा, वो उसी वक्त उसको क्लियर कर देंगे, ये पैसे आ गए, अकाउंट में मौजूद है, नेट से देखेंगे और वो फौरन पेमेंट करें। हाँ, अगर किसी और का, मेरा एचबीएल का अकाउंट था और दूसरे का जो है वो यूबीएल अकाउंट है, तो फिर वो क्लियरेंस प्रोसेस में जाएगा, सही। इसी तरह मैं कहूँ आपको रात में आपने कहीं से पेमेंट दी, हफ्ते के दिन या इतवार के दिन आपने गाड़ी भेज दी या मकान भेज दिया, कोई भी चीज, और आपको पेमेंट आ गई। अब आप परेशान है, यार मैं जो है वो पैसे घर में कैसे रखूं, चाहे घर में तो डकैती हो सकती, चीज हो सकती। तो आज कराची जैसे शहर के अंदर भी, सही, आपके पास जो है वो ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिनमें आप पैसे रखकर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं, सही। मैं कहूँ हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अगर आपने नाम सुना हो, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ऐसी कई जगहों पर मशीनें लगाई हैं, सही, कि जिसके अंदर आप अपने जो आपके पास कैश मौजूद है वो ले जाकर आप उस मशीन में रखें। एटीएम जैसी मशीनें हैं वो बजाय, सही, उसमें आप कैश रखें और अपना अकाउंट नंबर डालें और वो पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, सही। चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, चाहे 4 बज रहे हो, कोई भी टाइम आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, सही। चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे कोई मसले की बात नहीं है। पहले आपको बिल्स की पेमेंट के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, सही। आज क्या है, आज इंटरनेट बैंकिंग की बदौलत, आज जो है वो आईटी की बदौलत आपके पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर मौजूद है, सही। आज आप किसी भी वक्त रात में जब चाहते हैं आप पेमेंट कर पाते हैं, सही। आपको रात में 11 बजे याद आया कि यार आज तो लास्ट डेट था, अगर आज मैंने पेमेंट नहीं की तो मेरे ऊपर फाइन हो जाएगा, तो आप रात में 11 बजे, 12 बजने से पहले पहले, डे चेंज होने से पहले पहले आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा क्योंकि आपने पेमेंट सेम डेट में की है, सही। तो ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, ये सब आईटी की बदौलत हो रहा है। आज अगर हम ये कहेंगे हमारा जो बैंकिंग का निजाम है इसके अंदर हम आईटी को गायब कर दें, हम कहें आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करेंगे इंटरनेट बंद है, इंटरनेट सर्विसेज काम नहीं कर रही, तो अगर इंटरनेट सर्विसेज काम नहीं करेंगी तो आपकी सारी पेमेंट्स रुक जाती हैं। आपने शायद देखा हो, नोट किया हो, कभी कभार ऐसा होता है आप बैंक जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, आप बैंक गए तो बैंक वाले फारिग बैठे होते हैं, आपने कहा भाई मुझे पैसे निकलवाने, तो कह रहे सॉरी सर हमारा लिंक डाउन हुआ, सर लिंक डाउन का मतलब हमारा नेट नहीं चल रहा, हमारी जो सर्विसेज है वो अभी ऑपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सारा का सारा अकाउंट जो डेटा है, सारी की सारी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है, चाहे नेट पर मौजूद है, जो हमारे सर्वर से उनमें सारा डेटा सेव है। जब तक वो सर्वर हमारे अकाउंट से लिंक नहीं होंगे, हमारे डेटा से लिंक नहीं होंगे, हम काम नहीं कर सकते, सही। तो हमारे ऑपरेशंस नहीं हो सकते जब तक हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा। इसका मतलब इंटरनेट का होना
जो है वो आज बैंकिंग सिस्टम के ग्रोथ की वजह है। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ग्रो कर पा रहा है। अगर इंटरनेट ना हो तो बैंकिंग सेक्टर हमारा ग्रो नहीं कर सकता। सही क्लियर है? बात समझ में आ गई है? Yes, समझ sir. में? आज Yes, sir. आज आप आईटी की बदौलत बेटा दुनिया में किसी भी जगह पर चाहें तो आप पेमेंट कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी मुल्क में आप चाहते हैं पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने पर कोई पाबंदी नहीं। सही। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अगर मैं कहूँ आप फीसेस पेड करना चाह रहे हैं, आप एसीसीए की, सी जो है या सिमा की या और रेवर की आप जो है यूके में पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आज आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर पाते हैं। आज आप ऑनलाइन जो है वो किसी भी मार्केटिंग के जो इदारे आपके पास मौजूद हैं, जो आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर पेमेंट्स कर पाते हैं। चाहे उनसे चीजें मंगा सकते हैं, उनसे चीजें बाय कर, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप ऑनलाइन पे कर देते हैं। आप कैसे पे कर रहे हैं? सिर्फ आईटी पर इंटरनेट सर्विसेज मौजूद है, उसके जरिए पेमेंट्स हो रही है, उसके जरिए ट्रांजैक्शंस हो रही है दुनिया के किसी भी। सही क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारे पास इसकी चौथी हेडिंग। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है अच्छा, इसके बाद हमारे पास हेडिंग है आईटी की मैन्युफैक्चरिंग की। सही है कि आईटी का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कैसा असर है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग के इदारे हैं उनके ऊपर कैसा असर है। तो आप जानते हैं आईटी की बदौलत जो है, इंटरनेट की बदौलत हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी जिद्दत आ गई है। उसका इम्पैक्ट जो है वो इजाफा हो गया, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है। क्यों ग्रोथ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की आईटी की बदौलत? क्योंकि आज जो हमारे पास जो सिस्टम हमने लगाए हुए वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड लगाए हुए, CIMs लगाए हुए। मैंने ये बात बताई थी आपको, अगर या तो आपको हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर कि हमने कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लगाई है, CIMs लगाई है, जिसमें सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं या मशीनों के जरिए हम क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। इंसानों की जरूरत हमारे पास कम हो गई है। सही। देखो इंसान, अगर मैं एक बार मशीन बाय कर लेता हूँ, ऐसी मशीन जो रोबोटिक है, रोबोट्स की सूरत में काम कर रही है, ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है, तो मुझे वर्कर्स की तादाद कम हो जाएगी, मुझे वर्कर ज्यादा नहीं रखने पड़ेंगे, मुझे वर्कर्स की टेंशन नहीं होगी कि वर्कर छुट्टी का जाए, क्योंकि मेरे पास मशीन मौजूद है और मशीन के जरिए मेरा सारा काम होता रहेगा। सही। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मेरा मुनाफा ज्यादा हो जाएगी। तो आज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत, सही, CIMs की बदौलत आपकी मैन्युफैक्चरिंग तेज भी हो गई है और जदीद भी हो गई है, एक्यूरेसी भी ज्यादा है और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं, आप सबने जो है वो फोटो कॉपी कराई होगी शनाख्ती कार्ड की, करवाई है? शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी CNIC की? Yes, sir. सही है। CNIC करवाई है। की फोटो कॉपी कराई है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. सही है। तो CNIC की जो पुरानी मशीनें थी, सही, उन मशीनों पर क्या होता था, बिल्कुल अगर मैं पुरानी मशीन की बात करूं तो पुरानी मशीन पर फोटो कॉपी कराने जाते थे, तो उस मशीन पर ये होता था कि आपने वो शनाख्ती कार्ड आपसे लेकर रखेगा, फ्रंट साइड उसने बिल्कुल रखी, और फ्रंट साइड जब वो रखेगा तो वो क्या करेगा, उस मशीन को बिल्कुल में कहूं आपको 10 शनाख्ती कार्ड चाहिए, आपको 10 कॉपी करनी है CNIC की, तो वो फ्रंट साइड जब रखेगा, सही है, तो फ्रंट साइड रखने की सूरत में वो क्या करेगा, मशीन के ऊपर 10 की एंट्री कर देगा कि भाई 10 मुझे शनाख्ती कार्ड चाहिए, और वो जब 10 की एंट्री करेगा तो मशीन 10 बार चलेगी फ्रंट साइड के लिए। मशीन कितनी बार चलेगी? 10 बार चलेगी। फिर वो क्या करेगा, वो जो पेजेस का इस्तेमाल होगा 10 पेजेस का, 10 पेज लगेंगे, सही है, और मशीन फ्रंट साइड के 10 बार चलेगी। फिर उसके बाद वो उन पेजेस को पलट के लगाएगा और बैक साइड के लिए मशीन को 10 बार चलाएगा, सही है, बैक साइड कार्ड पलट देगा, मशीन के पेजेस वापस पलट के लगा देगा और फिर मशीन जो है वो 10 बार चलेगी। तो अगर मैं मशीन की बात करूं, जो मशीन की रनिंग हुई वो हुई है 20 टाइम्स। मशीन कितनी बार चली है? मशीन जो चली है वो चली है 20 बार, सही है, 10 बार फ्रंट साइड के लिए और 10 बार बैक साइड के लिए, सही है। तो मशीन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 20 पेजेस यूज होने की वजह से आया। अच्छा, इसके मुकाबले पर अगर मैं कहूँ आज जो जदीद मशीन है, जेरोक्स की मशीन है, हमारे पास वाटर पंप पे लगी हुई है कुछ मशीनें जो है फोटोस्टेट की शॉप पे, हमारी मीटिंग किसी भी वक्त एंड हो सकती है, सही है, हम दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं और इस बात को हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, सही है, कि हम क्या समझ रहे थे, सही है, ताकि हम Okay, sir. आगे समझ सकें, सही, फौरी तौर पे सारे लोग रिकनेक्टेड हो जाए। अच्छा, तकरीबन मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट हमारे पास सारे लोग जो है वो कंबाइन हो गए, दोबारा ज्वाइन हो गए, तो हम जहां से रुके थे वहीं से दोबारा हम शुरू करते हैं। मैंने कहा आपसे कि आपको जो है वो एक
10 शनाख्ती कार्ड फोटो कॉपी कराने थे। कितने कराने थे? 10 शनाख्ती कार्ड कॉपी कराए थे। 10 शनाख्ती कार्ड के लिए आपने क्या किया, आपने पहले पुरानी मशीन के ऊपर आपने कॉपी कराया। पुरानी मशीन के ऊपर जब कॉपी कराया तो मशीन चली है 20 टाइम, सही है, और पेजेस का इस्तेमाल हुआ 10 पेजेस का, सही है। तो आपको वेट भी करना पड़ा, पेजेस भी ज्यादा लगे। इसके मुकाबले पर अगर मैं कहूँ आपने क्या किया होता, आपने जो है वो एक A4 साइज का जो है पेज के ऊपर आपने अगर देखा हो तो हमारे पास जो नई मशीन है उनमें क्या होता है, उनमें एक पेज के ऊपर कम से कम अगर मैं कहूँ 5 शनाख्ती कार्ड जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। क्या प्रिंट हो जाते हैं? 5 कार्ड प्रिंट हो जाते हैं, सही। इस तरह करके 5 कार्ड आपके पास। तो अगर 5 कार्ड आ जाते हैं, ये हमारे पास जो नई मशीन है ज़ेरॉक्स की, उसके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। तो मुझे सोच के बताओ, अगर तुम नए उसके ऊपर काम कर रहे हो तो किसी ऐसे उसके पास गए जिसके पास नया जो है वो मशीन मौजूद थी, और उसके पास जब तुमने फ्रंट साइड के लिए मशीन चलेगी तो कितनी बार चलेगी? 2 बार। 2 बार चलेगी, सही है। और बैक साइड के लिए? 2 बार। 1 बार। सही है। टोटल मशीन कितनी बार चलेगी? 4 बार। 4 बार। 4 बार। 4 बार। बार। सही। और पेजेस कितने लगे उसके? 10-10 20। पेजेस लगे सिर्फ 2। पेज कितने लगे उसके? सिर्फ 2। 2। सही है। अच्छा, सही है। एक पेज पर यस कितने? सर, 2। एक पेज पर 5 कार्ड आ रहे हैं तो पेजेस उसके लगे 2। अब जरा सोच के आप देना, किसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, किसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है? नए वाले की सर नए वाले की नए वाले की कम आ रही है। सर नए वाले की कम है। प्रोडक्शन की आ रही है, कम आ रही है। और कम आ रही है। पुराने वाले की ज्यादा आ रही है। पुराने वाले के पेजेस भी, ज्यादा आ रही है। पुराने वाले के पेजेस भी ज्यादा लगे, सही है, और उसकी मशीन भी ज्यादा यूज हो रही है, सही। देखो 20 बार उसकी मशीन चल रही थी, सही, जबकि नए वाले की मशीन से कितनी बार चली है? 4 बार। बात समझ में आई? 4 बार। सोच के जवाब दे, सोच के जवाब देना, और जिससे पूछूं वो जवाब देगा, सही, जिससे पूछूं वो जवाब देगा मुझे। और मुझे ये आमना नदीम जवाब देंगे, सही। आमना बाजी, आमना बाजी ये बताएं कि इन दोनों मशीनों में से पहले कौन रेडी हो जाएगा, किसका काम रेडी हो जाएगा? नई वाली का। नए वाले का, बिल्कुल सही है। पुराने वाले के काम में टाइम लगेगा, पुराने वाले यस सर। में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी पर चलेगी तो आउटपुट आएगा, जबकि नए वाले का जो है वो जल्दी प्रोडक्शन हो गई। तो आप कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हें कि हमारे पास जो नई मशीनें हैं, जदीद मशीनें हैं, उनके ऊपर काम तेज हो रहा है, चाहे उनके ऊपर काम की जिद्दत है, चाहे उनके ऊपर सारी चीजें, मैं कहूँ हमारे पास जो है सेट्स वो खुद बन रहे होते हैं ऑटोमेटिकली जदीद मशीनों के अंदर, चाहे सेट भी बन रहे हैं, नोट्स भी खुद तैयार हो रहे हैं, बाइंडिंग भी हो रही है उनकी, मुख्तलिफ चीजें, चाहे बार बार आपको पेजेस पलटने स्कैन कर दिया, उसके बाद वो मशीन खुद ब खुद सेट बनाकर रखती जाएगी। तो ये क्या है? ये जदीद मैन्युफैक्चरिंग आपके पास, सही है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, मैंने हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर मैंने कहा था कि हमारे प्लांट के ऊपर सारा काम वो क्या हो रहा है, जदीद मशीनों से हो रहा है। एक सिस्टम लगा हुआ है, एक स्क्रीन लगी हुई, सारा काम जो है वो उस स्क्रीन से कंट्रोल कर रहे हैं। आपको सिर्फ माउस के क्लिक के ऊपर ऑन ऑफ करना है, बाकी सारा काम जो है वो रोबोट या मशीनें कर रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। इंसान का काम क्या है? इंसान से वो सिर्फ जो है वो उन मशीनों को मेंटेन कर रहा है, चाहे उन मशीनों को रिपेयर कर रहा है, चाहे उन मशीनों में अगर किसी चीज की कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, पेपर्स, मैं कहूँ पेपर खत्म हो गए तो आपको पेपर लगाने, कोई केमिकल खत्म हो गया आपको केमिकल उसके अंदर डाल देने, इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। बाकी सारा काम कौन कर रहा है? मशीन खुद कर रही है, चाहे CIM की बदौलत आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फास्ट भी हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग तेज भी हो गई है, और उसकी एक्यूरेसी में भी क्या हो गया? इजाफा हो गया आपके पास। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। फिर यहाँ यस सर। अच्छा, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये पुरानी बुक का है ई कॉमर्स, और नई बुक के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, सही। तो ये कोई बंदा जो है वो नई बुक का एक पेज जो है ई कॉमर्स का जो पेज है वो मुझे जरा व्हाट्सएप कर देना जल्दी से, सही। सही। सबसे यहाँ पे ई कॉमर्स तस्करा कर रहे हैं कि ई कॉमर्स क्या होती है। ई कॉमर्स क्या है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है कि आपके पास जो जदीद, जो आपके पास जो है वो इंटरनेट की बदौलत आज जो आप ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, आज आप इंटरनेट की बदौलत जो चीजें खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हायर कर पा रहे हैं, आज ई कॉमर्स की बदौलत, वो सब जो है वो ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। यानी मैं कहूँ आज आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत, आज आप क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है।
सही। और उस प्रोडक्ट को आपको जाने के लिए आपको ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास क्या है, ई कॉमर्स कॉमर्स की बदौलत आपके पास जो है वो फास्ट, आवाज इशू हो रहा है। आपका नेट का कोई इशू होगा, फास्ट ऑर्डर प्लेसिंग होती है, आप तेजी से जो है वो ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में तेजी से पहुंच पा रही है, तो आपको कोई मसाइल नहीं हो रहे ई कॉमर्स की बदौलत। आपके पास मैं कहूँ आज आप ई कॉमर्स की बदौलत जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बदौलत आप क्या करते हैं, इंक्वायरी जल्दी कर लेते हैं, ईमेल करते हैं, चाहे मेल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं और उसके जरिए इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं। ऑर्डर प्लेस करना होता है तो आसानी से ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं ई कॉमर्स की बदौलत। सही है। मैं कहूँ आज आपके पास दुनिया में मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके उस प्रोडक्ट को अपने मुल्क में या अपने शहर में जो है उसको मंगवा पाते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होता। ये सब कुछ किसकी वजह है, ई कॉमर्स की वजह है। ई कॉमर्स की वजह ट्रेडिंग आपके पास आसान और तेज हो गई। तो मेरे पास आ गया है, मुझे 2-3 लोगों ने भेज दिया, बाकी लोग ना भेजें पिक्चर। ई कॉमर्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो पेज भेजा गया है उस पेज के अंदर आपके पास जो है वो नीचे अगर आप देखें तो आपके पास टॉप 10 जो है वो इंटरनेट वेबसाइट्स का तस्करा है कि 2019 के अंदर हमारे पास जो टॉप वेबसाइट्स थी जिनके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की गई जिनकी मदद से, जैसे कि अमेज़न है, ईबे है, आपके पास ये वो है जिनसे ऑनलाइन आपके पास या एक नाम और लिखा है यहाँ पर, वो कह रहे हैं दुनिया के रिचेस्ट मैन जो है आपके पास वो इस वक्त अमेज़न के जो मालिक है, क्या नाम है उनका, हमारे पास जेफ बेजोस। सर आवाज जो है इशू है बहुत। जेफ बेजोस जो है उनके पास 176 बिलियंस के जो है वो असासे मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद हैं, चाहे और वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है, चाहे और वो किसके मालिक हैं, अमेज़न। सर जी बाजी। सर वो तो बिल गेट्स थे ना। बेटा ये 2020 की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं 2020। यहाँ पर देखो रैंकिंग हर साल चेंज होती रहती है कि भाई आपके असासे किसके बढ़ गए और किसके कम हो गए। तो बिल गेट्स का शुमार भी दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में होता है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं 2020 की जो रैंकिंग है उसके अंदर जो सबसे अमीर तरीन आदमी हमारे पास आया है वो कौन है, वो अमेज़न का मालिक जेफ सबसे ज्यादा अमीर तरीन आदमी है जो इस वक्त सबसे ज्यादा। यहाँ पर ई कॉमर्स से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आपको बात समझ में आएगी। हमारे यहाँ नहीं है वैसे, लेकिन दुनिया के बास ममालिक में, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए दूं कि हमारे यहाँ ना स्टोर्स हैं मुख्तलिफ, जैसे इम्तियाज है हमारे यहाँ। तो अगर मैं कहूँ आप हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन दुनिया के बास ममालिक में क्या है कि जो इस तरह के बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मार्ट्स हैं आपके पास, उन मार्ट्स की बकायदा गूगल के ऊपर जो है उनके एप्स पड़ी हुई है, सही। और उस ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल मैं कहूँ यूरोपियन किसी कंट्री के अंदर आप बैठे हुए या अमेरिका के किसी उसमें बैठे हुए, तो आपने क्या करना है, आपको अपने इलाके में जो मार्ट है उसको आपने जो है उसकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, ऐप डाउनलोड करने के बाद होगा क्या कि उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसका जो वर्चुअल आपके पास है 3D इमेजेस जो है वो आपको उस मार्ट के नजर आएंगे। और उस मार्ट में जब आप एंटर होंगे मोबाइल से ही आप देख रहे हैं कि आप उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, और वर्चुअली तौर पे क्या आप उसके अंदर एंटर हुआ तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जहां जो चीज स्टोर में लगी हुई है वो आपको वही नजर आएगी। और उसके आप उसको जूम करके आप उसको, जैसे आप स्टोर जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई प्राइस कितने, क्या प्राइस लिस्ट है, वो चीज हमारे पास स्टोर में अवेलेबल है या नहीं है, वो सब कुछ उस ऐप के अंदर आपके पास शो हो रहा होता है। और आपको क्या करना होता है, बिल्कुल आपको कोई चीज चाहिए तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ से बैठे बैठे मोबाइल से आप कनेक्ट हुए, मोबाइल से आपने उस स्टोर का विजिट किया, सही, और उस स्टोर को देखा कि वो चीज है या नहीं है और उसको बुक किया, सही। और बुक करने के बाद जो है वो मुश्किल से आधे घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट आपके घर आ जाती है, सही, यानी होम डिलीवरी, सही। तो ये क्या हो गया, ये फास्ट हो गया उनके पास, सही। वो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पा रहे हैं, कस्टमर को भी ज्यादा घूमना नहीं पड़ा कि वो जो है वो जाए और ढूंढे, खुद ख्वार होता रहे, उसके लिए क्या हो गई, आसानी हो गई है प्रोडक्ट को मंगाने से। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई है बेटा? यस सर, एक सवाल सर। सवाल करें। सर जब हम ऑनलाइन से कोई चीज मंगाते हैं तो कोई कभी कभी डिफेक्टेड भी तो आ जाती है और लॉस हो जाता है पैसे का। बेटा देखें, इसमें डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बिल्कुल आ जाती हैं, बाद दफा ऐसा होता है। तो वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रिटर्न की पॉलिसी भी होती है आपके पास,
सही है कि आप उस प्रोडक्ट को वापस करा सकते हैं, तो आप उसका रिटर्न अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि आप बात जगहों पर जब आप अपना फीडबैक उसके ऊपर शो करते हैं, तो जो सप्लायर होता है आपका, वो आपके मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, वो कहता है मैं रिजॉल्व करूंगा इसको फौरी तौर पे। सही है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं समझाने के, मेरा ही एक क्लास फेलो कहना चाहिए, अभी जब हम एमबीए कर रहे थे, तो उसका नाम तो शेयर नहीं करूंगा मैं, चाहे उसके घर गए हम, तो उसके घर गए तो पता चला उसने जो है वो हमारे लिए पिज्जा मंगवाया। अच्छा, पिज्जा जो मंगवाया वो इत्तेफाक ये ऐसा हुआ कि उसने उससे पहले जो है जब उसकी फैमिली आई हुई थी, उसके कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने उनके लिए पिज्जा मंगवाया था और उस पिज्जा को उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं मिला। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा होटलिंग का शौकीन हैगा, तो उसने क्या किया, उसकी फुटेजेस लेकर उस पिज्जा की, कि वो पिज्जा स्टैंडर्ड के मार्क को स्टैंडर्ड नहीं था, उसने क्या किया, उसकी तस्वीरें लेकर उनके ग्रुप्स के ऊपर और सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड की और कंप्लेन लॉन्च की उसने कि ये जो है ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था, ये तो इंतहाई खराब क्वालिटी का है। सही है। और वो पिज्जा जो खराब क्वालिटी का था वो उसके घर वाले खा भी गए, उसके जो मेहमान आए थे वो खा भी गए। सही है। तो उसका जो कंपनी का जो मैनेजर था, उसने बाकायदा उसको कॉल की और उससे कहा कि सर ये आप अपना स्टेटस जो है वो रिमूव कर दें, सही है, और आपकी जो भी ग्रिपनेस है जो भी है वो हम उसको वो करेंगे। तो उसने 2 शर्तें रखी उनके सामने। उसने कहा मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर दूंगा इस मैसेज को, या तो आप मेरे पैसे वापस करें क्योंकि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था, या मुझे उसी ऑर्डर को दोबारा दें। सही है। तो वही ऑर्डर उन्होंने कहा सही है, पहले तो उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके बाद कॉल आई कि सर आप इसको रिमूव करें, हम जो है वो आपको वही ऑर्डर दोबारा देते हैं और अब की बार ऐसा नहीं होगा, हम स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है वो चीज और मुख्तलिफ चीजें जो है वो भेज रहे हैं। सही है। तो थोड़ी देर में हमारे सामने ही सारा सीन हो रहा था, फोन आया, कहा मैं जब तक रिमूव नहीं करूंगा जब तक प्रोडक्ट मेरे पास आ नहीं जाती। फिर उसने क्या किया, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जब आ गई, सही है, यानी थोड़ी देर बाद ही वो पिज्जा जो है वो आ गया और वो एक्स्ट्रा के साथ, फिर उसने दोबारा उसकी तस्वीरें वगैरह ली और उसका जो मैनेजर था उसकी कॉल आई कि सर आपको ये अब ये प्रोडक्ट कैसी है। सही है। अब ये प्रोडक्ट कैसी है, तो उसने कहा कि अब ये सही है, पहले आप ये अगर काम कर लेते तो ऐसा नहीं होता कि मुझे ऐसा करना। सही है। तो ये वाकया शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग शुरू हो जाए हरकतें करना। सही है। ऐसे कुछ लोग होते हैं थे और उसने हंस रहा था, कहता देखो आज मैं तुम लोग को पिज्जा खिलवाऊंगा और वो भी फ्री में। सही है। और हमने फ्री में खाया हो। सही है। वो कौन सी कंपनी थी ये सवाल तो फिर आप तो देते हैं। वो कौन सी कंपनी थी वो नाम रहने दो। सही है। ये एक राज की बात है। सही है। अरे हम भी करेंगे। सही है। ऐसी हरकतें बेटा, ऐसी क्या हरकतें, ये भी डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और आप कितना अपनी बात को जस्टिफाई कर पाते हैं। सही, तो हर बंदा ये बात नहीं कर पाता, हर बंदे को जब हम कर देंगे आप बहुत हरकत की तो हो सकता है वो तुम्हें वैसी बात करते हो कि बेकार आदमी है। सही है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी और कितने आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जिसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो इफेक्टेड फौरन होता है कि देखो ना, उसी दिन उसका जो है फौरन उसकी बात भी की गई और फौरी चंद चंद घंटों में जो है वो उसको ऑफर की गई। सही है। खैर, यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको। सही है। हम आगे चलते हैं। हमारे पास नोट्स है आपके पास। सही है। तो जरा नोट्स। सर बात सुने, जी बाजी। अगर कोई बंदा दराज से मंगवाता है ऑर्डर पे बैंड 20 रुपए का सेल पर 20 का और 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस लेता है, फिर सपोज करना है तो मैं इसका प्रॉफिट हुआ लॉस? बेटा डिलीवरी चार्जेस जो है वो एक अलग कहानी है। देखें, एक होता क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से वहां पर जो है वो डिफरेंट आपके पास सिनेरियोस होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की है, तो वो जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर की है वो एक उसके अंदर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो सप्लायर है उसको जाएगी। सही है। और उसमें जो डिलीवरी चार्जेस है, आप जानते हैं कि ये दराज वाले वो खुद सप्लाई नहीं करते। सही है। उन्होंने कोई ना कोई सप्लायर, कोई ना कोई ऐसा जो है हमारे पास बंदे रखे हुए हैं या इदारे रखे हुए जो सप्लाई करते हैं हमारा, यानी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, जो उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाती हैं, डिलीवरी करती हैं उसको, तो वो उनके चार्जेस होते हैं। चाहे वो चार्ज करते हैं आपसे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट के कितने चार्ज लेना है, चाहे तो वो उनके चार्जेस होते हैं और वो आपको पे करने पड़ते हैं उसी हिसाब से, चाहे जो भी उनकी कीमत होती है उसके हिसाब से। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? जी सर।
अच्छा, ये मैं Yes, sir. स्क्रीन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप जरा देखें कि आपके पास ये ओपन हो गई है या नहीं हुई। ये नोट्स आप सर लोग 5 ईयर वाले क्वेश्चन नोट्स 5 ईयर वाला, क्वेश्चन बिल्कुल 5 ईयर वाला पोर्शन बेटा, 5 ईयर वाले पोर्शन में आ जाए तो हम जो है वो इसको समझ सकें कि हमारे पास 5 ईयर में क्या चीज मौजूद है। सर ये 5 ईयर का तो नहीं है। क्या चीज 5 ईयर के अंदर बेटा? अब आइए सही सही, अब आइए। ये चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज वाला आगे सर यस सर। कुछ भी नजर आ रही है बेटा? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल है कि शॉर्ट नोट लिखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है हमारे पास। अस्साम के साथ आसिम बैठा हुआ है नहीं है? अस्साम भाई तुम्हारे साथ आसिम बैठा हुआ है? हाँ बोल दो, आवाज जान जा रही है क्या बोलने में? बैठा दिख रहा है? बैठा हूँ बैठा। अच्छा सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है आपके पास कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा काम जो इंसान पैसा कमाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए करता है या किसी मटेरियल गेन के लिए करता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। इसके बाद अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ी थी कि प्रोडक्शन होती है, एक्सचेंज होती है और कंजप्शन होती है। और हमने ये बात भी तस्करा किया था कि इकोनॉमिक के पार्ट्स के अंदर ही जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन के पार्ट के अंदर ही हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी को काउंट करते हैं कि ये इसी का पार्ट है, अलग नहीं है इससे। तो ये हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर देखो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि तुम्हारे पास सब डिवीजन आ सकती है, तो देखो ये माजी में सवाल आया भी है कि राइट अ नोट ऑन सब डिवीजन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, यानी टर्शियरी एक्टिविटीज की सब डिवीजन बताएं क्या क्या है। टर्शियरी एक्टिविटी को वाजे किया और उसकी सब डिवीजन डायरेक्ट सर्विस सेक्टर, क्वाटरनरी और क्वाइनरी को वाजे किया गया है आपके पास। फिर उसके बाद है व्हाट आर कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती है हम एग्जांपल से वाजे करें। ये सवाल 2014 में भी आया, 13 में भी आया और 19 में भी आ चुका है। इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज हैं और उनकी एग्जांपल से आपको वाजे किया हुआ है। मैं ऑलरेडी आपको ये बात सारी समझा चुका हूं तो मैं इसका दोबारा तस्करा नहीं कर रहा कि क्या क्या गुड्स हैं आपके पास। हम रेगुलर क्लास के अंदर इसका तस्करा कर चुके हैं, हायर सेकेंडरी का, टर्शियरी एक्टिविटीज का। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। ये भी हमने क्लास में तस्करा किया था कि क्या कमर्शियल एक्टिविटी का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो अगर याद हो मैंने चिपबोर्ड की इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी, मैंने शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी, तो ये भी हमने क्लास में तस्करा किया था। यहाँ पर एक एग्जांपल है स्कीमो हंटर्स की। ये सवाल भी हमने जो है वो गालिबन क्लास में डिस्कस किया था, स्कीमो हंटर वाला याद आ रहा है क्या? ये मैंने शायद टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को, किया था या नहीं किया था क्लास में डिस्कस? यस सर, टेस्ट में दिया था। किया था टेस्ट में भी दिया था आपने। टेस्ट में भी दिया था, बिल्कुल सही है। फिर स्पेसिफिक लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है स्पेसिफिक लोकेशन क्या और रिलेटिव लोकेशन क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, चार्ट है आपके पास। सही, ये चार्ट भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, माजी में पेपर में आ चुका है। उसके बाद है डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी का और कमर्शियल एक्टिविटी का। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में और कमर्शियल एक्टिविटी में क्या फर्क है। फिर है इन्फ्लुएंस के जमीन का, लैंड फॉर्म का, टोपोग्राफी का और क्लाइमेट का इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या असर है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अभी यहाँ पर हमने तस्करा किया था बैंकिंग का, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग। तो अभी हमने एक एग्जांपल समझी थी, अभी हम ई कॉमर्स के अंदर ई बैंकिंग का तस्करा कर रहे थे इम्पैक्ट का। तो वही इम्पैक्ट आपको यहाँ भी नजर आ रहा है कि ई बैंकिंग का जो है वो पाकिस्तान में क्या असर है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शुगर केन के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर केन की जो फैक्ट्रीज है वो करीब क्यों लगाई जाती है। सही है, किया था ना क्वेश्चन, मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 मैंने टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को। यस सर, टेस्ट में दिया था। टेस्ट में दिया था। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके पास। वो कह रहा है कंपैरेटिव एनालाइज करें टर्शियरी का, कमर्शियल एक्टिविटीज का डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या है बेटा? डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं हम तरक्की याफ्ता ममालिक को। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे कि अमेरिका है आपके पास, जापान है या कुछ यूरोपियन कंट्रीज आप कहते हैं, तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक है। सही है। और डेवलपिंग कंट्रीज कैसे? जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया वगैरह है आपके पास, आवाज समझ नहीं आ रही। जो तरक्की पजीर है, तरक्की की तरफ गामजन है।
अच्छा देखो है क्या, मैं पहले तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करूं। तरक्की याफ्ता ममालिक में प्राइमरी एक्टिविटी में काम कम होता है। यानी प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है इब्तिदाई दौर जो हमारे पास थे, जब प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, हंटिंग है, चाहे उनमें ज्यादातर काम वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो मशीनों से कर रहे हैं। जैसे यूरोप के अंदर चाहे हार्वेस्टिंग के लिए, फसलों की काश्त के लिए, उनको जो है वो उनकी कटाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होगी। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास 1000 एकड़ पे काश्त करने के लिए, आपको पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ आपको कम से कम 100 बंदे चाहिए काश्तकारी के लिए। कितने बंदे चाहिए? 100 बंदे चाहिए कि वो 100 बंदे जो है वो काश्तकारी करें, चाहे 1000 एकड़ पे काश्त करने के लिए। बिल्कुल हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यूरोप के अंदर क्या है, हार्वेस्टिंग के 1000 एकड़ के लिए आपने एक हार्वेस्टिंग मशीन खरीद ली है, और सिर्फ 2 बंदे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो फसल के ऊपर जो है वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फसल की कटाई कर रहे हैं। आपको 100 बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही काम जो 100 बंदे कर रहे थे, वहां पे वो 2 बंदों से आप काम पूरा कर रहे हैं। तो वो जदीद मशीनों का इस्तेमाल करके अपने काम को वो उन्होंने आसान कर लिया, उनको जिद्दत हो गई है उसकी बदौलत। तो इसके मुकाबले पर अगर हम बात करें पाकिस्तान जैसे मुल्क की, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्योंकि आपके पास जो है वो तरक्कियाती जो है वो मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, तो आपके पास, आप जानते हैं पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के पेशे से वाबस्ता है। पाकिस्तान में जो लोग एग्रीकल्चर के पेशे से वाबस्ता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई ये जो एग्रीकल्चर के पेशे से वाबस्ता लोग हैं, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं कहूँ आज भी हम पुराने तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे या अफगानिस्तान में या इंडिया के अंदर, चाहे वो लोग जदीद हार्वेस्टिंग मशीनें उन्होंने, मैं कहूँ वो हार्वेस्टिंग मशीनें करोड़ों रुपए की है। वो जो करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, वो आप उससे काश्तकारी नहीं कर रहे। चाहे तो अब हुआ क्या कि जहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, इनमें आपको नजर आते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग काम ज्यादा कर रहे हैं। यानी हंटिंग का, एग्रीकल्चर का, फिशिंग का, माइनिंग का, ये काम ज्यादा कर रहे हैं लोग, सही है, एज कम्पेयर टर्चरी एक्टिविटीज के, यानी सर्विसेज बिजनेस के। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या है, वो लोग जो प्राइमरी में काम कर रहे थे, जब वहां पर जदीद मशीनें आ गई, सही 1 एकड़ में काश्त करने के लिए आपके पास हार्वेस्टिंग मशीन मौजूद है, तो जब आप हार्वेस्टिंग मशीन से काम करें तो आपको बंदे ज्यादा नहीं चाहिए प्राइमरी में, आपको कम बंदे चाहिए। तो वो बंदे स्विच हुए सेकेंडरी की तरफ, वो फैक्ट्री में जाने के काम करने लगे। अब जब उन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, तो फैक्ट्री में हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज आ गई। हायर सेकेंडरी के मतलब ये ऐसी मशीनें आ गई जो कंप्यूटर बेस्ड है, जिनमें रोबोट ज्यादा काम कर रहे हैं, इंसानों की जरूरत आपको ज्यादा नहीं है। तो वो लोग फिर वहां से निकल गए, किस तरफ चले गए, टचरी, यानी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की तरफ, उस प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट की सोशल अवेयरनेस के तौर पे, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की तरफ चाहिए, यानी कुछ सर्विसेज बिजनेसेस की तरफ चले गए कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो रिपेयर। अब वो पहले अगर उस फैक्ट्री में काम करके वो हाथों से खुद बनाते थे, चाहे अब वो क्या कर रहा है, वो बंदा उस फैक्ट्री में अगर वो काम कर रहा है, तो वो उस फैक्ट्री में उस मशीन को रिपेयर करने पर है, यानी वो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो हमें नजर आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें टर्चरी सेक्टर के अंदर जो है वो लोग ज्यादा काम करते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो टर्चरी सेक्टर में काम करने वालों की तादाद कम है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है नीचे, इसके बाद नीचे आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है वो कुछ एरियाज में वाई कॉमर्स डेवलप बिटवीन वेरियस रीजन और कंट्रीज। कह रहे भाई कुछ रीजन्स के अंदर जो है वो कॉमर्स तिजारत जो है वो बहुत ज्यादा है, डेवलप हुई है, और कुछ में नहीं हुई। क्या रीजन है इसके, क्या वजह है इसकी, डेवलपमेंट के पीछे क्या फैक्टर है, क्या कहते हो, कौन बताएगा? अली भाई बताएंगे हमें। सर आप इस क्वेश्चन कह रहे कुछ समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि बेटा हमारे पास कुछ जगहों पर तरक्की जो है वो ज्यादा हुई है और कुछ जगहों पर नहीं हुई, कुछ जगहों पर जो है वो डेवलप जो है वो ज्यादा है। कह रहे व्हाई इज कॉमर्स रिसोर्सेज ज्यादा, वेरियस रीजन और कंट्रीज। कह रहे वेरियस रीजन में डेवलपमेंट जो है वो आपको ज्यादा नजर आ रही है और कुछ रीजन में नहीं है। जैसे मैं कहूँ यूरोप में तरक्की ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? या यूरोप में ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हो गए इसकी वजह से। अच्छा, ज्योग्राफिकल फैक्ट से क्या मराद है तुम्हारी? सर जैसे कि वहाँ ज्योग्राफिकल फैक्ट, जैसे वहाँ पे समंदर है, अटलांटिक ओशन है, वहाँ पे फिशिंग ज्यादा है। सही है। और तो रिसोर्सेज रिसोर्सेज से क्या मराद यस है? सर, रिसोर्सेज का बहुत, जैसे
अगर कहीं सॉइल है, कहीं मिनरल रिसोर्सेज, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है ना आपकी डेवलपमेंट में। सर इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा है रिसोर्सेज की वजह से। ज्यादा। अच्छा जब देखो, भी वहां पर इस बात को जरा ठीक है। समझना। देखो, तरक्कियाती काम, आपको डेवलपमेंट डेवलपमेंट नजर आती है आपको, जैसे हमारे हरी भाई ने कहा कि ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल मुतासिर होती हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन वादे करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वहाँ पे सुटेबिलिटी है, वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे उस इलाके में, उस जगह पर, या रहना नहीं चाहते। तो एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात अगर हम कहें कि हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कि क्या वहाँ पर जो है वो मादनी ज़खायर या रॉ मटेरियल जो है वो मौजूद है या नहीं है, क्या वहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर जैसी चीजें, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं, जो ग़िज़ाई अजनास है, वो वाफिर मिकदार में है या ये नहीं है। सही है। देखो, अगर वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस होंगे, अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको आबादी होती हुई नजर आएगी, वहाँ पे तरक्कियाती काम होते हुए नजर आएंगे। हमारे पास दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जो तरक्की का रीजन है वो है डेवलपमेंट। सही, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होना। अगर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, अगर वहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ लगती है, जहाँ पर या तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी या मिनरल मिनरल बेस्ड लगेगी। रिसोर्सेज है। देखो, इंडस्ट्री कहाँ लगती है, या तो एग्रीकल्चर बेस्ड होगी या मिनरल बेस्ड होगी इंडस्ट्री। सही, तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो इंडस्ट्री आपके पास लग रही होगी, और अगर आपके पास मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो आपके पास इंडस्ट्रीज लग रही होंगी। तो दुनिया के इंडस्ट्री। जहाँ पर मादनी ज़खायर या जहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ज्यादा थी, वहां पर आपको तरक्की ज्यादा होती नजर आती है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्लाइमेट सूटेबल है, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट सूटेबल है उनका। सही है, वहां पर आबादी रहना चाहते हैं, लोग रहना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर ज्यादा होती हुई नजर आती है। तो इस वजह से आपको नजर आता है कि किसी जगह पर तरक्की ज्यादा है और किसी जगह पर आपके पास तरक्की कम है। मैं कहूँ, इसकी एग्जाम्पल में मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास जैसे कुवैत है। कुवैत में किसी जमाने में लोग रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुवैत जो है वो इंतहाई गर्म मुल्क है, चाहे एक सहराई मुल्क है, चाहे सहरा है। लेकिन वहां पर जब मिनरल डिस्कवर्ड हो गया, जब वहां पर ऑयल की डिस्कवरी हो गई, वहां पर मिनरल से रिलेटेड, चाहे वहां पर ऑयल से रिलेटेड जो है इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रही है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑयल को रिफाइन कर रही है, कुछ ऐसी जो ऑयल को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही है, कुछ ऐसी है जो ऑयल की मार्केटिंग कर रही है। तो वहां पर ऑयल से रिलेटेड काम होने की वजह से वहां पर तरक्कियाती काम होते हुए आपको ज्यादा नजर आते हैं। तो ये क्या है, ये आपको फर्क नजर आता है कि वहां कैसा है। जैसे फिर अभी हरी भाई ने बात की कि सर कहीं पर समंदर हो, कहीं पर समंदर नहीं है। जहाँ पर समंदर है वहां पर कैसी डेवलपमेंट हुई है? क्या मैं कहूँ, कराची शहर में पोर्ट डिस्कवर्ड हुए जमाना हो गया। 1800 की दिहाई में आपने कराची में पोर्ट की बुनियाद रखी। अंग्रेज जब यहाँ पर आए 1800 की दिहाई में अंग्रेजों ने बुनियाद रखी और पोर्ट की डेवलपमेंट होते होते आज कराची एक मेगा सिटी बन चुका है। गवादर में आज आपने कुछ अरसे पहले आपने गवादर में बुनियाद रखी है, चाहे गवादर में आपने पोर्ट कायम किया, अब गवादर में डेवलपमेंट होना शुरू हुई है। चाहे पोर्ट बनने के बाद आपको डेवलपमेंट वहां पे गवादर में तेज होती हुई नजर आ रही है। तो सेम इसी तरह दुनिया के वो रीजन जहां पर रिसोर्सेज मौजूद थी, जहां पर टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जहां पर मादनी ज़खायर या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ज्यादा थी, वहां पर आपको तरक्की ज्यादा नजर आई। और जहां पर ये रिसोर्सेज नहीं थी, वहां पर आपको तरक्कियाती काम भी कम होते हुए नजर आई, या वहां पर डेवलपिंग कम होती हुई नजर आई। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, ई कॉमर्स अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आईटी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आईटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें कुछ और हेडिंग्स भी हैं, वो आप पढ़ लेंगे कि एजुकेशन के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है, फाइनेंस के ऊपर कैसा है, हेल्थ के ऊपर कैसा है। हमारा क्लास का ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, तो हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरू नहीं कर सकते। चाहिए कि हमारे पास क्या 10 मिनट है सर अभी है 10 मिनट। बाजी मेरे पास 7 मिनट लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, और 7 मिनट में सवाल नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके नीचे का एक सवाल हम कर सकते हैं, छोटा सा है, थोड़ा सा सवाल कर लो। सर अजान हो रही है, मैंने तो जी भाई, अजान हो रही है, मुझे आवाज आ रही है। चाहे ये सवाल हम छोटा सा ही थोड़ा सा डिस्कस करके फिर क्लास ऑफ कर देंगे। चाहे कि हमारे पास जो ग्रोथ है, चाहे ग्रोथ कैसी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज की, कमर्शियल एक्टिविटीज की ग्रोथ है वो दो तरीके से, एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, और एक क्या होती है वर्टिकल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर ग्रोथ होना। एक्स एक्सिस पर क्या होना है? जब आप एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं प्रोडक्शन यूनिट को, अपना एग्रीकल्चर लैंड बना दें, बढ़ा दें, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बिल्कुल
पहले आप 1000 एकड़ पे काश्तकारी कर रहे थे, पहले आप सर क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर। पहले आप 1000 एकड़ पर काश्तकारी कर रहे थे, अब आपने 1000 के बजाय आप 2000 एकड़ पे काश्तकारी कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपने एरिया को बढ़ा दिया। जब आपने एरिया को बढ़ाया तो उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस स्क्वायर जो है वो ग्रोथ का होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का होना, चाहिए कि आपका एरिया बढ़ गया। चाहिए मैं कहूँ पहले आपके पास कराची में एक जगह पर आपके पास फैक्ट्री लगी हुई थी, आपने कराची में दूसरी जगह पर भी फैक्ट्री लगा ली, चाहिए तो आपका एरिया बढ़ गया। जब आपके पास एरिया बढ़ा तो आपने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, चाहिए कि आपका एरिया बढ़ता जा रहा है, आप उसके अंदर वर्कर्स बढ़ाते जाएंगे। चाहे मैं आबादी के हिसाब से ग्रोथ की बात करूं तो पहले आप ये कहते थे कि आबादी की जो ग्रोथ है, कराची शहर कभी जो है वो गुरुमंदिर तक था, आज बढ़ते बढ़ते बहरिया टाउन तक चला गया। तो ये जो बहरिया टाउन तक कराची शहर चला गया है, ये जो ग्रोथ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ग्रोथ है, चाहे कि आपका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। चाहिए इसको हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का नाम देते हैं। अच्छा, वर्टिकल ग्रोथ क्या है? वर्टिकल ग्रोथ क्या है? आप अपना एरिया चेंज नहीं करते, जिस एरिया में था उसी एरिया में काश्तकारी कर रहे हैं, जिस जगह पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बस आपने अपने तरीकेकार को, अपने वे को चेंज कर दिया, चाहे मेथड को चेंज कर दिया। पहले अगर आप पुराने बीजों से काश्तकारी करते थे, बिल्कुल आप जहां 1000 एकड़ पे काश्तकारी कर रहे थे और वहां से अगर मैं कहूँ 1000 टन की प्रोडक्शन हासिल कर रहे थे, 1000 एकड़ से आप 1000 टन प्रोडक्शन हासिल कर रहे थे, अगर गंदम की या चावल की, बिल्कुल मैं कहूँ चावल की आप 1000 टन प्रोडक्शन हासिल कर रहे थे 1000 एकड़ से, तो आपने जो पुराने बीज डालते थे उस बीज के अंदर क्या था कि एक बीज जो डालते थे उससे जो डाल निकलती थी उससे 100 दाने आते थे बिल्कुल सही। अब आपने नए बीज का इस्तेमाल किया, जदीद बीज का, चाहे उससे जब आपने बीज डाला तो उसे एक डाल के ऊपर 400 दाने आए, सही। तो आपकी प्रोडक्शन पहले अगर 1000 एकड़ पे 1000 टन हो रही थी, तो अब आपकी जो है वो 4000 टन प्रोडक्शन हुई है। तो आपने एरिया नहीं बढ़ाया, अपने मेथड को, अपने तरीकेकार को चेंज कर दिया, जदीद फर्टिलाइजर्स का, जदीद बीजों का इस्तेमाल किया तो प्रोडक्शन बढ़ गई। चाहे प्रोडक्शन के लिए आप पहले अगर पुरानी मशीनें इस्तेमाल कर रहे थे किसी फैक्ट्री के अंदर, तो आप नई मशीनें ले आए, चाहे नई मशीन, जैसे मैंने फोटोस्टेट की एग्जांपल दी थी, तो आप अपने नई मशीन से जब आप कॉपी कर रहे हैं, नई मशीन से जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, चाहे आप बल्क में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट जल्द मार्केट में आ रही है। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम वर्टिकल ग्रोथ का नाम देते हैं। चाहे कि आपने एरिया चेंज के ऊपर आपने क्या किया है, अपने मेथड को चेंज। पहले आपके पास आपकी फैक्ट्री थी, आपकी फैक्ट्री सिर्फ ग्राउंड पे थी, चाहे आपने क्या किया, एक और फ्लोर बनाकर ऊपर ही आपने एक और फैक्ट्री का आपने मशीनें लाकर रख दी, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, इसको भी हम वर्टिकल ग्रोथ का नाम देंगे। आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप सबने इस बात को नोट किया होगा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे थे, हम घरों में अगर रह रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई वो जो है वो लड़का अलग ना हो, बल्कि क्या करते हैं हम उसको ऊपर जो है हम कहते हैं भाई ऊपर एक फ्लोर और तामीर कर लो, चाहे ऊपर 2 कमरे और बना दो, चाहे। तो ये क्या है, ये वर्टिकल ग्रोथ की अलामत है। आज वर्टिकल ग्रोथ आबादी के हिसाब से अगर मैं कहूँ, आज जब आप कराची शहर का विजिट करते हैं तो कराची शहर जहां बहरिया टाउन तक चला गया, कराची शहर में आपको जगह जगह आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं, जो कई कई फ्लोर बने हुए, और जो सबके सब रिहायशी फ्लैट्स हैं, चाहे जो कि रिहायशी इमारतें हैं, तो वो क्या है, वो वर्टिकल ग्रोथ को शो कर रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है। आज लोग फ्लैटों में, मैं कहूँ 7 मंजिला 10 मंजिला इमारतें बनी हुई आपके कराची शहर के अंदर, ये किस बात की अलामत है, ये वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ। ये क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। इसके नीचे जीआईएस है, जीआईएस का भी हम ऑलरेडी तस्करा कर चुके हैं। जीआईएस का एक शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि जीआईएस क्या मतलब है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चाहिए तो ये आप तस्करा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाएंगे कि ई कॉमर्स के एडवांटेज, ई कॉमर्स वाला सवाल मैं डिस्कस करूंगा और चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, ओके सर। समझ में आ गई सबको? यस सर। जी सर। तो ये जो सवाल हमारे पास ई कॉमर्स वाला सवाल है वो हम तस्करा करेंगे इससे हमारे पास क्या है, और उसको जो है डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है गालबन हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 17, चाहे तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स है इसका हम तस्करा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे याद आ रहा है ये चैप्टर हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज का ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, चाहिए। मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो कर सकता है, जल्दी से सवाल कर ले। कोई सवाल है किसी के जहन में? अच्छा, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज का। अर्थ का चैप्टर और एनवायरनमेंट के चैप्टर, अर्थ का चैप्टर और एनवायरनमेंट के चैप्टर के लिए मैं आपको कल लिंक सेंड करूंगा,
कल मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। पहले मैं आपको अर्थ का या एनवायरनमेंट का, अर्थ का चैप्टर का लिंक सेंड करूंगा, तो अर्थ की वीडियो देखेंगे जाकर, सही है। और फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट के चैप्टर का लिंक सेंड करूंगा, तो एनवायरनमेंट की वीडियोस देखेंगे, सही है, ताकि हमारा जो है वो अर्थ का और एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? सर ठीक है जी। सर यस सर। जी हुरैन बोलें। नो सर, मैं नहीं सर मैं बोल रही हूँ सर, अर्थ का तो है ही नहीं टेक्स्ट में। अर्थ का किसमें नहीं है? वो बुक में है। बुक में है, अर्थ का इंडेक्स में नहीं है, बुक बुक में भी नहीं है सर। बुक में है, नोट्स में नहीं है। नोट्स में उसका सिर्फ 5 ईयर वाले पोर्शन में जी सवाल, सर, नोट्स में नहीं है। नोट्स में 5 ईयर वाले पोर्शन में सवाल मौजूद है उसका, सही है। ओके ओके सही है। तो मैं ओके आपको सर। सेंड करूंगा, वो लाजमी वीडियो देख लेंगे, सही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।